रतनगढ़ नाम के गांव में शिवा किरण नाम के दो भाई हुआ करते थे। उनका एक दादाजी था, उनका नाम लिंगम है। उनका 10 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था और वे कोमा में चले गए थे। तब से शिवा किरण दोनों अपने दादाजी की देखभाल करते थे। अब लिंगम बिस्तर पर ही लेटा हुआ था, तभी किरण वहाँ आया। किरण उन्हें देखकर, ओ दादा मेरे दादा हो लिंगम दादा, दादा ओ दादा मैं आ गया हूँ। देखो मिस्टर लिंगम, बुढ़ा नारियल, मुझे तुम्हारा वो राज वाले खजाना चाहिए, इसलिए तुम यूँ खड़े होकर ऐसे मेरे हाथ में रखकर तुरंत मर जाओ, ठीक है ना? तब वहाँ शिवा आया। वहाँ किरण को देखकर, क्यों रे, सुबह सुबह शुरू किया तुम्हारी कहानी? कोमा में रहने वाले को इतना तंग कर रहे हो? उनके पास वो तुम जो सीक्रेट खजाना है भी या नहीं पता नहीं। कोई कुछ कहेगा तो तुम अपने कानों में क्यों ले रहे हो? ये रोकोगे क्या अपने ये बचपन वाले गेम्स? कोमा में गए बुढ़े को जितना भी पटा लो वो काम नहीं करता। कहकर वहाँ से चला गया। फिर शिवा भी वहाँ से चला गया। फिर रात हो गई। अब लिंगम कोमा से बाहर आया। अब वहाँ आया शिवा वो देखकर दादा के पास जाकर, दादा दादा मैं शिवा हूँ, आपका पोता। ये क्या, इतने बड़े हो गए हो? इतने में वहाँ किरण आया। अब किरण लिंगम से, हाँ ये बुढ़ा लिंगम 10 साल तो कोमा में था, तो क्या हम सब अपनी उम्र को रोककर तुम्हारा बिस्तर पकड़कर यूं ही पड़े रहेंगे सोचा? 10 साल कोमा में था? तुम शिवा हो तो ये जरूर किरण होगा, देख कर ही पता चल रहा है। बचपन से ही इसकी जबान ऐसे ही चलते रहता है। वो बुढ़ा होकर कॉमेडी तो बहुत अच्छा करता है। इसका मतलब तबीयत भी ठीक हो गया। वो सब ठीक है, मजाक किया बुड्ढा, लेकिन सुना है तुम्हारे पास कुछ खजाना है, वो मुझे दोगे तो मैं चला जाऊंगा। रे दादा अभी तो जागे हैं, पहले हॉस्पिटल लेकर चलते हैं, फिर जो चाहिए मांग लो। इस बुड्ढे को अस्पताल वगैरह सब वेस्ट है, बस थोड़ी देर में मरने जैसा है। इसके बीच ही उस पूरे खजाने को हड़पना होगा। तुम इस बीच आए तो तुम भी मार खाओगे रे। अब लिंगम शिवा से, जैसे सोचा कि ये किरण बड़ा होकर 1 नंबर नालायक बनेगा, ठीक वैसा ही हुआ। कहते हुए दादा खांसने लगा। अब वो देखकर शिवा एम्बुलेंस को फोन मिलाया। उनके घर के आगे एक एम्बुलेंस आकर रुकी। उसे देखकर किरण, ओहो एम्बुलेंस को भी बुला लिए, वाह इस बुड्ढे को इसमें भेजने के लिए, कहकर वहाँ पास में एक पत्थर को उठाकर उससे उस एम्बुलेंस ड्राइवर के सर पर जोर से दे मारा। वो पत्थर से एम्बुलेंस ड्राइवर को जोर से लग भी गई। उससे डरकर ड्राइवर एम्बुलेंस लेकर वहाँ से भाग निकला। अब किरण लिंगम से, रे बुड्ढे तुम्हें जहाँ भी जाना हो जाओ, लेकिन पहले मुझे वो खजाने के बारे में बताओगे तभी जा पाओगे। रे मुझे डर लग रहा है और थोड़ा कमजोरी भी हो रही है। अब वो एम्बुलेंस को भी भेज दिया, क्या करे दादा? रे इससे मेरे लिए एक एम्बुलेंस तैयार करो। शिवा आसपास देखा। उसे फिर आगे एक मैच बॉक्स दिखाई दिया। अब मैच बॉक्स से शिवा जल्दी जल्दी एक एम्बुलेंस बनाया। वो देखकर किरण, क्यों रे बुड्ढे, इस मैच बॉक्स के ऊपर जाओगे क्या? तब दादा अपनी जेब से एक छड़ी निकालकर उस मैच बॉक्स पर घुमाया। बस वो बड़ा सा एम्बुलेंस में बदल गया। तब वो देखकर शिवा किरण दोनों हैरान रह गए। अब शिवा दादा को मैच बॉक्स एम्बुलेंस में बिठाकर ले जा रहा था। तब किरण एक दूसरे कार में राउडीज को बिठाकर उस एम्बुलेंस का पीछा करने लगा। तब दादा के हाथ में वो छड़ी देखकर किरण राउडी से, ये यही है जिसका मैंने इंतजार किया, वो यही है। रे राउडी अब हमारा दादा से काम खत्म हो गया, अब तो बुढ़े और उसके पोते को पीट दो। अब राउडी अपने कार को ले जाकर मैच बॉक्स एम्बुलेंस के आगे रोका। मैच बॉक्स एम्बुलेंस रुक गया। अब किरण राउडी सब शिवा के आगे आए। शिवा उन्हें पीट रहा था, लेकिन वो उल्टा शिवा को बहुत मारकर दादा के पास गए। दादा तब तुरंत अपने हाथ में रखे छड़ी से किरण और उन राउडी को एकदम छोटे कद में बदल दिया। वो देखकर किरण, रे दादा ये तो धोखा है, मुझे वो छड़ी दो, बड़ा करो। रे नालायक, छोटे से मैक्स बॉक्स को इतना बड़ा किया तो तुम कौन सी राय का पहाड़ हो जो मैं छोटा नहीं कर सकता? वैसे खजाना चाहिए तो उसके लिए योग्य होना जरूरी है, वो शिवा के पास ही है, कहकर अपने हाथ में रखे छड़ी को शिवा को ही दे दिया। किरण राउडी अब भी छोटे कद के लोग बने हुए थे और उसकी तरफ देखकर छोड़ दीजिए चिल्ला रहे थे। अब दादा शिवा मैच बॉक्स एम्बुलेंस में चढ़कर चले गए।
उदयपुर के गांव में सोमनाथ कहकर एक आदमी रहता था। उन्होंने इंजीनियरिंग किया था और खुद के गांव के भलाई करने के लिए उस गांव में आकर रहने लगा था। इतना ही नहीं, सोमू किसानों को कम ब्याज में उधार देता था और किसी को बिना ब्याज के भी उधार देता था। लेकिन ये बात विजय नाम का और एक ब्याज देने वाले व्यापारी को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। सोमू आने के बाद उनका धंधा एकदम गिर गया था। एक बार सोमू सड़क में गिरे हुए प्लास्टिक बॉटल्स को इकट्ठा कर रहा था। विजय ने उसे देखा और सोमू से, अरे ये क्या हाल हो गया तुम्हारा सोमू? इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है तुमने, शहर में अच्छे से नौकरी करने के बगैर इधर इस धंधे में आकर बिना ब्याज उधार दे रहे हो। अब देखा तो प्लास्टिक बॉटल्स को उठा रहे हो। छी छी, तुम्हारे माँ बाप को कितना शर्म की बात है। तुम ऐसे बकवास काम छोड़कर शहर चले जाओ। मेरे वजह से आपका ब्याज का धंधा गिर गया लग रहा है। किसानों को खुशी रहते हुए देखकर आपको तो बहुत जलती है ना? इतना सीन नहीं है, तुम अपने आप को ज्यादा होशियार समझ रहे हो। तुम जैसे लोग कितना भी आने दो, लेकिन मेरे व्यापार को कुछ नहीं कर सकते हैं। इन पागल किसानों को तो 2 दिन फायदा मिलेगा, बाद में बड़ा सा एक झटका लग गया तो विज्जू बाबू कहकर मेरे पाँव पकड़ेंगे फिर से, कहकर गुस्से से उधर से चला गया था। बाद में सोमू उसके पास इकट्ठे हुए प्लास्टिक बॉटल्स को पिघलकर एक प्लास्टिक कार जैसा बनाया था। उस कार को लोगों को दिखा रहा था। फिर सब लोग उसे अजीब से देखने लगे थे। फिर लोगों में से एक, सोमू बाबू, ये प्लास्टिक कार कैसे इस्तेमाल होगा? तो बीच में विजय आकर, तेरे साथ के लिए इस्तेमाल होगा। ऐसे काम वाम नहीं करने वाले आदमी कुछ बनाता है और तुम जैसे बेवकूफ पूरा काम धंधा छोड़कर इधर आके उसे देखता है। ये प्लास्टिक कार किसी का भी काम का नहीं है। तुम जैसे लोगों को बेवकूफ बना के पैसे लूटने के लिए ये सोमू कुछ चाल चला रहा है, इसलिए बोल रहा हूँ। इन पढ़े लिखे लोगों को बिल्कुल विश्वास नहीं करना चाहिए। तो फिर क्या तुम्हारे ऊपर विश्वास करना है? इस गांव में तुम कैसे आदमी हो और सोमू बाबू कैसे आदमी है, ये सबको पता है। इधर से निकल जाओ, नहीं तो तुम्हारे बातों के लिए उधार और ब्याज दोनों मिलाकर खिलाएंगे। वो बात सुनकर विजय गुस्से से चला गया था। अब सोमू उस प्लास्टिक कार के बारे में लोगों को अच्छे से विवरण किया। तब सब लोग तालियां बजाने लगे थे। विजय 2 आदमी से मिला था। इस गांव की लोगों को सोमू को देखकर घमंड सर पर चढ़ गया है। परसों को ही किसानों का फसल बेचने के लिए तैयार हो गया है। अगर वो बेचकर फायदा हो जाएंगे तो हमारा नुकसान हो जाएगा, फिर हमें कोई नहीं देखेगा। इसलिए आप लोग जाकर नहर का तटबंध को तोड़ दो। बस गांव में पानी आकर फसल पूरा डूब जाएगा। फिर उधार लेने के लिए मेरे पाँव को पकड़ना ही होगा, तब देखूंगा एक एक को। फिर विजय उन दोनों गुंडे को पैसे दिया था। फिर वे लोग पैसे लेकर सर हिलाते हुए चले गए थे। फिर वे दोनों जाकर उस नहर के तटबंध को तोड़ दिया था। फिर नहर का पानी में पूरा गांव डूब गया था। विजय उनके छत पे ऊपर चढ़कर उस पानी को देखकर, हाँ, मेरे घर डूब गया है, फिर भी मुझे कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन उस किसानों का फसल डूब चुका होगा, कहकर खुश हो रहा था। तब सब किसान उनके फसल को प्लास्टिक कार में ले जा रहे थे। तो विजय उनको देखकर चौंक गया था। फिर विजय को देखकर एक आदमी, विजय सेठ, इतने दिन हम तुम्हें केवल लालची समझे थे, लेकिन तुम इतना कमीना हो ये बात अभी समझ में आया। देखो, हमारे फसल में एक दाने को भी नहीं जाने दिया है। तुम्हारे बारे में सोमू बाबू को पहले से ही पता था, इसलिए उन्होंने हम सब किसानों को प्लास्टिक कार बना के दिया। इतना ही नहीं, तुम जिस गुंडे को पैसे दिए थे उनको सोमू बाबू ने पुलिस के हवाले कर दिया था। अब पुलिस तुमको पकड़ने के लिए आ रहे हैं। अब तुम बाकी जिंदगी जेल में पछताओगे। फिर विजय घर के अंदर भाग गया था। फिर सब लोग उनकी प्लास्टिक कार की वजह से उनकी फसल को बचाए थे। सुबह के 10 बज गए हैं, तब भी ना उठने वाले अपने बेटे प्रताप पे उसके पापा पानी फेंकते हैं। प्रताप तुरंत उठकर, क्या पापा, गहरी नींद से उठा दिया आपने? मस्त सपना देख रहा था मैं। 30 साल के बाद भी बिना काम किए ऐसे ही रहोगे तो दिन में सपने देखने के अलावा और क्या होगा? कोई नौकरी क्यों नहीं ढूंढ लेते तुम? 10वीं तक पढ़ाकर पढ़ाई रुकवा दी तुमने। 10वीं पास बंदे को कौन सी नौकरी मिलेगी पापा? और तुमने कुछ धंधा थोड़ी ना शुरू किया है। तुम्हारे जैसे बाप को मेरे जैसा बेटा ही मिलेगा। इन बातों को सुन के पापा बहुत दुखी होते हैं। उस रात को बहुत सोचकर अगले दिन सुबह
बेटा प्रताप, ये लो गोल्डन ट्रैक्टर, यही एक जायदाद है जो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। प्रताप चौंक जाता है। क्या गोल्डन ट्रैक्टर? कहकर उस ट्रैक्टर को देखते रह जाता है। थोड़े दिनों बाद प्रताप के पापा गुजर जाते हैं। अगले दिन उस गोल्डन ट्रैक्टर को घर के सामने रखता है। उस गोल्डन ट्रैक्टर को देखने सभी गांव वाले आने लगते हैं। क्या भाई, सुना है तुम्हारे पापा ने मरने से पहले तुम्हें गोल्डन ट्रैक्टर दिया है? हाँ जी, इस गोल्डन ट्रैक्टर को मुझे भेंट में मेरे पापा ने दिया है। सोने का ट्रैक्टर कोई मामूली चीज नहीं है, इसका मूल्य 100 करोड़ से ज्यादा होगा। कहकर उसको छूने जाता है। रुको, इस ट्रैक्टर को मत छूइए। अब तक मैंने भी इस ट्रैक्टर को नहीं छुआ है। अब से इस ट्रैक्टर को छूने और देखने के लिए पैसे भरने पड़ेंगे। ऐसे प्रताप उस ट्रैक्टर को देखने आने वाले गांव वालों से पैसे वसूल करने लगा। उसी गांव में चोरों का सरदार, ओए, हमारे गांव में जिस बंदे ने खुले आम गोल्डन ट्रैक्टर को रखा है, उस गोल्डन ट्रैक्टर को बेच दिया तो कितना मिलेगा? पूरा ट्रैक्टर क्या भाई, अगर एक पहिया भी बेच दिया तो हमारी लाइफ सेटल हो जाएगी। तो फिर इस एक चोरी से हमारी जिंदगी बदल जानी चाहिए। यही हमारी जिंदगी की आखिरी चोरी होगी। उस रात को वो चोर उस ट्रैक्टर को एक बड़े से ट्रक में चढ़ाकर चोरी करते हैं। अगले दिन चोरों का सरदार, साथियों, हमारी आखिरी चोरी इतनी घन विजयी होगी, मैंने ये सोचा नहीं था। मुझे बहुत गर्व हो रहा है। इतने बड़े ट्रैक्टर को एक साथ नहीं बेच सकते, इसीलिए इसको हम पार्ट्स में बेचेंगे। कहकर उस गोल्डन ट्रैक्टर के टायर को निकालकर सेठ के पास जाकर, सेठ जी, ये लो सोने का टायर, कितना दोगे? सेठ उस टायर की परीक्षा कर रहा था और चोरों का सरदार, ओए, पैसों वाली थैलियां तैयार है ना? आज लक्ष्मी देवी पैसों की बरसात करने वाली है हम पे। इतने में वो सेठ सरदार के पास आकर, ये लो 10,000 रुपए, कहकर उसे 10,000 रुपए देता है। क्या सेठ, सिर्फ 10,000 रुपए दे रहे हो? हाँ हाँ, सोने का टायर बोलते ही सोना थोड़ी ना हो जाएगा। ये लोहे का टायर है, इस पे सोने का पेंट लगाया है। क्या ये सोने का ट्रैक्टर नहीं है, सिर्फ सोने के पेंट वाला है? कहकर बेहोश होकर गिर जाता है।